हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड। यस बैंक से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर ये बैंक कैसे सस्टेन कर पा रहा है अपने आप को। पिछले एक महीने का भी अगर अपन ग्राफ देखें तो उसमें भी ये सस्टेन कर पा रहा है। बाकी सारी बैंकों का आपको मैं ग्राफ दिखाऊंगा, उसमें भी आपको देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि बाकी सारी बैंक इंडिया की जो दिग्गज बैंक है वो सारी के स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन यस बैंक अपने आप को सस्टेन करने में सक्सेसफुल रहा है। तो आप देखिए, ये एक महीने का चार्ट है, एक महीने का चार्ट है ये। तो उसमें यस बैंक एक महीने पहले 26.60 पे ही था, और आज भी ये जो सब गिरा है उसके बाद भी, जैसे आरबीआई का बयान आया था मोरेटोरियम में, उसमें सारे बैंकों के शेयर थोड़े से गिर गए 3-4%, लेकिन ये उसमें भी 1% ही गिरा, और उसके बाद भी ये 26.60 पे अपने आप को बनाए हुए रख रखा है। बाकी बैंकों की बात करूंगा, दिखाऊंगा आपको जल्दी जल्दी कंपैरिजन के लिए ग्राफ, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे कि इसने क्यों सस्टेन किया और ये सारी चीजें। तो आप एसबीआई का शेयर देख लीजिए जल्दी से। एसबीआई का शेयर अपन आप देखेंगे तो 179.75 मतलब 180 के अराउंड था ये एक महीने पहले। एक महीने का चार्ट है, और आज ये गिर के 151 पे आ गया है। जो इतनी बड़ी दिग्गज जो बैंक है, इंडिया की गवर्नमेंट बैंक है, उसका भी शेयर इतना ज्यादा गिर गया है। उसके बाद में अपन एचडीएफसी का शेयर देखेंगे। एचडीएफसी का शेयर एक महीने पहले 938 पे था, मतलब 940 मान सकते हो, और आज के टाइम पे 840 का रह गया है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। और उसके बाद में अपन जल्दी जल्दी ये ब्रीफली 2-4 जो बड़ी बड़ी बैंक्स है उनके शेयर आपको दिखा रहा हूं एनालिसिस के लिए, कि आप खुद ये एनालाइज करके देखना। बाकी कोई भी बैंक देख लेना, सारे के स्टेट्स गिरे हैं ओनली यस बैंक को छोड़ के। उसके बाद में आप आईसीआईसी बैंक का देखना। आईसीआईसी बैंक का एक महीने पहले जो था 334.85 पे था, और जो आज के टाइम पे 292.40 पे बचा है। और एक चीज एक्सिस बैंक का भी यही हाल है, सेम टू सेम। उसके बाद में पीएनबी का देख लीजिए। पीएनबी का हाल भी बहुत खराब ही है, 10-15% गिर चुका है। 30.20 पे था, और जो आज 26.65 पे बचा है। तो आप ये सोचिए कि यस बैंक ने अपने आप को सस्टेन कैसे कर लिया। इसके पीछे जाने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मेन 2-3 चीजें इसके अंदर मेन हुई थी। उसमें एक तो हुआ था सीईओ का रिप्लेसमेंट। जो नए सीईओ है प्रशांत कुमार, जो बहुत ही एबल पर्सन है और बहुत ज्यादा बोल्ड डिसीजन लेते हैं। बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं पिछले 2-3 महीने में, जिसकी वजह से जो बैंक है उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उनमें भी बहुत सारी चीजों में पॉजिटिविटी दिखी थी। और वो आज के टाइम पे यस बैंक को एज ए रिटेल बैंक बनाना चाहते हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं वो। बाकी पहले ये ओनली बिजनेस को, ज्यादातर बिजनेस को प्रेफर करती थी, बिजनेस को लोन्स देती थी और बिजनेस से ही डिपॉजिट लेती थी, जिसकी वजह से बैंक का ये हाल हो गया था। क्योंकि एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया था पहले, और आपको पता ही है स्टॉक कितना नीचे चला गया था। अब देखो इसने क्या क्या मेजर्स लिए प्रशांत जी ने की लीडरशिप में। सबसे पहला जो मेजर था वो था कि एसबीआई और बाकी जो दिग्गज बैंक्स हैं उन्होंने इसके अंदर कुछ स्टेक अक्वायर किए, जिससे उसको 10,000 करोड़ की इनकम आई। जो 10,000 करोड़ है दोस्तों, ये है लॉकडाउन के अंदर इतनी मनी इसके यस बैंक के अंदर आई, जब से आरबीआई ने इसके ऊपर सारे सैंक्शंस लगाए थे। और उसके बाद में तो अब धीरे धीरे जैसे ये पैसे आए, तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6,050 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, लगभग 45% स्टेक लिया इसका। और उसके बाद में आगे की इनका क्या प्लान है, आगे का प्लान ये, और ये पैसे क्यों इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, पैसे की क्या जरूरत है बैंकों को, वो भी बताऊंगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो उस फैक्टर का नाम होता है CET1 फैक्टर। CET1 फैक्टर होता है जो उसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा आपको, कि CET1 फैक्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जो यूएसए से स्टार्ट हुआ था और पूरी दुनिया में फैल गया था, और जो इंडिया में भी जिसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत पड़ा था, और उसका जो इंपैक्ट था वो था बैंक्स के, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे उस पर सबसे ज्यादा उसका इंपैक्ट पड़ा था। जिसके बाद में पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो रिजर्व बैंक थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो कंट्रीज की, उनकी जो सेंट्रल बैंक्स थी, उन्होंने कुछ मेजर्स लेने शुरू किए। और एक टर्म आई CET1। CET टर्म जो ये है, इसका मतलब ये होता है कि किसी बैंक का उसका एनालिसिस करना कि उसने कितने लोन्स बांट रखे हैं, और उनमें से कितने लोन्स वापस रिकवरेबल हैं और कौन से लॉस्ट हो सकते हैं, उनको डिवाइड करके। और वो फॉर्मूला मैं आपको अभी इसके अंदर इसी वीडियो में बताऊंगा, जिसकी जो
CET1 आती है उसको डिवाइड करके, तो वो होनी चाहिए एक निर्धारित एक क्राइटेरिया के अंदर होनी चाहिए। और जो अपने आरबीआई है, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने इसको डिसाइड कर रखा है 7.375, तो 7.375% कर रखा है। तो बस एक ही नेगेटिव न्यूज है, लेकिन फिर भी इसने यस बैंक ने इंक्रीज किया है इसमें, और धीरे धीरे वो बोल रहे हैं कि हमें फंड चाहिए। जैसे ही फंड मिलेगा, तो अब देखो ये भी प्लान है ना इनका, इसी महीने का प्लान है कि यस बैंक प्लान लार्ज कैपिटल राइज बाय जून, तो उसमें 15,000 करोड़ का कैपिटल गेन की बात है। और जिसके लिए आरबीआई ने एग्री कर दिया है कि तुम अपने आप से करो, बात करो आगे कंपनी से, और जो इन्वेस्ट करना चाहता है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी अड़ंगे लगाती है आरबीआई, लेकिन इसमें इस केस में मान गई है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग केस है। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये जो सबसे मेन फैक्टर है उसमें ये 6.3% तक तो पहुंच चुकी है इस क्वार्टर में, और इनको चाहिए 7.375। अगर ये यहां तक अचीव कर लेती है तो उसके बाद में बैंक्स नॉर्मली वर्क कर पाएगी, सारी चीजें इनकी वर्किंग चल पाएगी, नए एम्प्लॉय को हायर कर पाएगी, और सारे जो इनके ऊपर जो सैंक्शंस लगा रखे हैं आरबीआई ने, वो जो मॉनिटरिंग बैठा रखी है, वो थोड़ी थोड़ी लूज कर दी जाएगी, और बैंक एकदम नॉर्मल प्रॉफिटेबल बिजनेस में चली जाएगी। उसके अंदर आप देखिए इन्होंने क्या क्या, एक तो ये 15,000 करोड़ वाला, और एक इनका जो सीईओ साहब का बयान है, अभी अभी का इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने साहब बोला है कि बाय द एंड ऑफ 2020 हम 2 लाख करोड़ की एफडी और सारी चीजों से मिला के 2 लाख करोड़ का हम डिपॉजिट लेंगे रिटेल इन्वेस्टर से, कैसे भी करके। तो वो इनको क्या करना है, पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? पैसा इसलिए चाहिए कि उसी से ही ये जो रैंक है, जो CET1 होती है, CET1 जो ये फॉर्मूला है CET1 का, Tier 1 कैपिटल रेशियो बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, कोर कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। तो अब देखो, एक मैं एग्जांपल से समझाता हूं, फॉर्मूले में ना जाके एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक एग्जांपल ले लिया अपन ने कि कोई एबीसी बैंक है जो यस बैंक की मान लो, उसके अंदर 2 मिलियन रुपीज उसके पास पड़े हैं, 2 मिलियन रुपीज पड़े हैं, और उसने 10 मिलियन का लोन बांट रखा है। 10 मिलियन का क्या बांट रखा है इसने, लोन बांट रखा है, और 2 मिलियन इसके पास पड़े हैं। अब इस लोन में से मान लो कि ये जो 80% एरिया है, 80% जो एरिया है वो इसका अनरिकवरेबल है, वो रिकवर नहीं हो सकता, वो बैड लोन की कैटेगरी में आ गया। तो इस फॉर्मूले में अपन डालेंगे इसको, Tier 1 कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू 2 मिलियन अपॉन 10 मिलियन, और उसका कितना परसेंट जो वेस्ट हो गया या बैड लोन में जा गया वो 80%, और इनटू 100, तो ये आ जाएगा 25%। ये इस टाइप से कैलकुलेट होता है। तो ये 6 पॉइंट समथिंग % अभी तक यस बैंक का आ रहा है, और 7 पॉइंट कुछ आना चाहिए। एक गुड जो मिनिमम होना चाहिए, एक क्राइटेरिया आरबीआई ने बना रखा है। तो इसके लिए इसको बढ़ाने के लिए 2 ही चीजें हो सकती है। देखो, एक तो या तो नीचे वाली चीज को कम कर दो या ऊपर वाली को बढ़ा दो। तो ये ऊपर वाली को बढ़ाने में फोकस कर रहे हैं कि जो मनी है वो मनी बैंक के पास आए, और नीचे वाली जो बैड लोन है वो जो चले गए एनपीए में बन गए, उनका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बाकी जिनको लोन देंगे वो रिटेल में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ना कि रिस्क एसेट्स में करेंगे। तो ये इनका प्लान है, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। ये सारी चीजें थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं नीचे कमेंट में। थैंक यू दोस्तों।